कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एम्ब्रियोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यही बॉडी का पहला फंक्शनल सिस्टम होता है जो डेवलप होता है। इसका डेवलपमेंट थर्ड वीक में शुरू हो जाता है जब सिंपल मीजोडर्मल सेल्स मिलकर एक प्रिमिटिव हार्ड ट्यूब बनाते हैं। यह हार्ड ट्यूब स्ट्रेट स्ट्रक्चर के रूप में शुरू होता है, पर जल्दी ही इसमें लूपिंग होती है जिसको हार्ड लूपिंग बोलते हैं, जिससे इसकी शेप बदलकर फ्यूचर हार्ट की बेसिक लेआउट को बनाती है। आगे चलकर यह ट्यूब डिफरेंशिएट होकर ऑर्ट्रिया और वेंट्रिकल यानी कि हार्ट चैम्बर्स बनाता है और साथ ही ब्लड वेसल्स और एरोटिक आर्क का भी फॉर्मेशन करता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब पूरी हार्ट डेवलपमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसी से आगे ऑर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स बनते हैं जो ब्लड को रिसीव और पंप करते हैं। इसके अलावा एरोटिक आर्क एम्ब्रियोनिक वेसल्स होते हैं जो आगे चलकर मेजर आर्टरीज जैसे एरोटा इनमें कन्वर्ट होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स की प्रॉपर फॉर्मेशन नॉर्मल सर्कुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। अगर डेवलपमेंट में कोई एरर हो जाती है तो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं, जैसे कॉमन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं जैसे एएसडी यानी कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और वीएसडी यानी कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जिनमें सेप्टम प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाता और चैम्बर्स के बीच एबनॉर्मल कम्युनिकेशन रह जाता है। एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन होती है जिसको टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट कहा जाता है, जिसमें 4 डिफेक्ट्स एक साथ होते हैं और यह साइनोटिक हार्ट डिजीज का एक एग्जाम्पल है। इस सिस्टम की सबसे खास क्लिनिकल पॉइंट ये है कि यह 22वें दिन से ही फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि हार्ट बीट 22वें दिन से स्टार्ट हो जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलपमेंट एम्ब्रियोलॉजी में फॉरगट से शुरू होता है, जो एंडोडर्म से डिराइव होता है। थर्ड से फोर्थ वीक के आसपास फॉरगट की वेंट्रल वॉल से एक आउटग्रोथ निकलती है जिसको लंग बर्ड यानी कि रेस्पिरेटरी डाइवर्टिकुलम कहा जाता है। यही लंग बर्ड आगे एनलोंगेट होकर ट्रैकिया बनाता है और फिर रिपीटेडली ब्रांच होकर ब्रोंकियल ट्री यानी कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूलिस और लास्ट में लंग्स को फॉर्म करता है। इस पूरी ब्रांचिंग प्रोसेस को काफ़ी प्रिसाइजली रेगुलेट किया जाता है क्योंकि इसी से एयरवे आर्किटेक्चर बनता है। देखिए, इनमें सबसे पहले ट्रैकिया बनती है जो एयर पैसेज का मेन ट्यूब होती है। इसके बाद यह डिवाइड होकर राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई बनाती है जो लंग्स में एंटर करती है। फिर आगे ब्रांचिंग से कंप्लीट लंग्स डेवलप होते हैं जिनमें एल्वियोलाई बनते हैं जहां पर गैस एक्सचेंज होती है। शुरुआत में लंग्स इमेच्योर होते हैं और आगे की स्टेजेस में फंक्शनल मैच्योरिटी डेवलप होती है। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ इम्पोर्टेंट एबनॉर्मेलिटीज होती है, जैसे कि ट्रैकियो इजोफेगल फिस्टूला TEF। इसमें ट्रैकिया और इसोफेगस के बीच एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है जिससे फीडिंग के समय चोकिंग और एस्पिरेशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन होती है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो मेनली प्री मेच्योर बेबीज में होता है जहां लंग्स में सरफेक्टेंट की कमी होती है। देखिए, सरफेक्टेंट एक एजेंट होता है, एक कंपाउंड होता है जो सरफेस टेंशन को कम करता है और यह एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाता है। सरफेक्टेंट की कमी होने से
ब्रीदिंग डिफिकल्टी डेवलप हो जाती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का डेवलपमेंट प्रिमिटिव गट से होता है, जो एम्ब्रियो फोल्डिंग के दौरान यॉर्क सैक के एक भाग से अंदर आने से बनता है। यह प्रिमिटिव गट 3 हिस्सों में डिवाइड होता है: फोरगट, मिडगट और हिंडगट, और हर पार्ट आगे स्पेसिफिक ऑर्गन्स को बनाता है। फोरगट से अपर डाइजेस्टिव सिस्टम्स जैसे कि एसोफेगस, स्टमक, लीवर और पैनक्रियाज बनते हैं। मिडगट मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन का बड़ा हिस्सा बनाता है और कुछ हिस्सा लार्ज इंटेस्टाइन का बनाता है। और हिंडगट डिस्टल लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम डेवलप करता है। डेवलपमेंट के दौरान एसोफेगस और स्टमक फोरगट से बनते हैं, जिनमें स्टमक रोटेशन भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है जो उसकी फाइनल पोजीशन डिसाइड करता है। इंटेस्टाइन्स खासकर मिडगट से बनते हैं, जहां फिजियोलॉजिकल हर्निएशन और रोटेशन यानी कि 270 डिग्री रोटेशन होते हैं, जो नॉर्मल पोजीशनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। साथ ही फोरगट एंडोडर्म से लीवर और पैनक्रियाज भी डेवलप होते हैं, जो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ मेजर एबनॉर्मलिटीज होती है, जैसे ओम्फेलोसिल। देखिए, ओम्फेलोसिल में इंटेस्टाइन्स एबनॉर्मल एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रॉपरली वापस नहीं आ पाती और अम्बिलिकल रीजन में बाहर ही रह जाती है, लेकिन एक सैक से कवर्ड रहती है। और दूसरी कंडीशन है यूरोजेनाइटल सिस्टम का डेवलपमेंट एम्ब्रियोलॉजी में एक कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है, जो मेनली इंटरमीडिएट मीजोडर्म से होता है। यह सिस्टम यूरिनरी यानी कि एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव दोनों पार्ट्स को शामिल करता है, इसलिए इसे कंबाइंड रूप में यूरोजेनाइटल सिस्टम कहते हैं। डेवलपमेंट के दौरान किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर और गोनल्स अलग-अलग स्टेज में फॉर्म होते हैं, इसलिए एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड रहते हैं। सबसे पहले किडनीज का डेवलपमेंट होता है, जो 3 स्टेजेस से गुजरता है: प्रोनेफ्रोज, मीजोनेफ्रोज और लास्ट में मेटानेफ्रोज, जो परमानेंट किडनी बनाता है। किडनी के साथ ही यूरेटर डेवलप होते हैं, जो यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक लेके जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर मेनली क्लोका के एंटीरियर पार्ट से बनता है और यूरिन स्टोरेज का काम करता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में गोनल्स यानी कि टेस्टिस या ओवरीज डेवलप होते हैं, जिनकी डिफरेंशिएशन जेनेटिक फैक्टर यानी कि XX क्रोमोसोम या XY क्रोमोसोम पर डिपेंड करती है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट एबनॉर्मलिटीज भी देखी जाती है, जैसे रीनल एजेनेसिस। रीनल एजेनेसिस में एक या दोनों किडनीज डेवलप नहीं होते। और दूसरी कंडीशन है अनडिस्केंडेड टेस्टिस, जिसमें टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रोटम तक डिसेंड नहीं हो पाते। यह कंडीशन इनफर्टिलिटी और कैंसर रिस्क से जुड़ी हो सकती है। नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट एम्ब्रियोलॉजी में न्यूरलेशन से शुरू होता है और यह मेन 2 सोर्सेज से बनता है: न्यूरल ट्यूब और न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। न्यूरल ट्यूब एक्टोडर्म से बनता है और यह आगे चलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाता है, जबकि न्यूरल क्रेस्ट सेल्स माइग्रेट करके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और कुछ दूसरे स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। न्यूरल ट्यूब के एंटीरियर पार्ट से ब्रेन डेवलप होता है, जो आगे प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स में डिफरेंशिएट होकर डिफरेंट रीजन्स
जैसे कि फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को बनाता है। न्यूरल ट्यूब का पोस्टीरियर पार्ट स्पाइनल कॉर्ड को बनाता है, जो बॉडी के रिफ्लेक्सेस और कंडक्शन पाथवे को कंट्रोल करता है। दूसरी ओर न्यूरल क्रेस्ट सेल्स बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में माइग्रेट करके पेरिफेरल नर्व्स जैसे क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, गैंग्लिया को बनाते हैं, जो सीएनएस और बॉडी के बीच कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है। इसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज होती है, जैसे सबसे कॉमन है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जो न्यूरल ट्यूब के प्रॉपर क्लोजर न होने के कारण होती है। और दूसरी कंडीशन है हाइड्रोसेफलस, जिसमें ब्रेन में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिससे वेंट्रिकल्स एनलार्ज हो जाते हैं और इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ सकता है। मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम का डेवलपमेंट मेनली मेसोडर्म और इसमें भी स्पेशली सोमिट से होता है, और यह बॉडी को स्ट्रक्चर, सपोर्ट और मूवमेंट प्रोवाइड करता है। पैरेक्सियल मेसोडर्म सोमिट को बनाता है और आगे अलग अलग कंपोनेंट्स में डिफरेंशिएट होकर बोन्स, मसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज का निर्माण करते हैं। साथ ही लेटरल प्लेट मेसोडर्म भी लिम्ब स्केलेटन और इसके जॉइंट्स में के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में जैसे बोन, मसल्स और जॉइंट्स होते हैं। बोन्स मेनली स्केलेटोम से डेवलप होते हैं, जो वर्टिब्रा और रिब्स को बनाता है, जबकि लिम्ब्स लेटरल प्लेट मेसोडर्म से बनते हैं। मसल्स मायोटोम से डेवलप होते हैं, जो स्केलेटल मसल को बनाकर वॉलेंटरी मूवमेंट को पॉसिबल बनाते हैं। जॉइंट्स भी मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं और बोन्स के बीच आर्टिकुलेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे मूवमेंट स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड होती है। हेड और नेक का डेवलपमेंट मेनली फेरेंजियल आर्क से होता है। थर्ड फोर्थ वीक में ये आर्क्स डेवलप होते हैं और हर आर्क के अंदर कार्टिलेज, मसल्स, नर्व्स और आर्टरी का अपना अपना स्पेसिफिक सेट होता है। ये आर्क्स मिलकर फेस, नेक और दूसरे इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। फेरेंजियल आर्क के थ्रू फेस यानी कि फेशियल बोन्स, मसल्स और नेक स्ट्रक्चर और कुछ ग्लैंड्स जैसे थायराइड, सिलेवरी ग्लैंड्स डेवलप होते हैं। डिफरेंट आर्क अलग अलग कंपोनेंट बनाते हैं, जिससे हेड और नेक रीजन की कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी तैयार होती है। यहाँ कुछ कॉमन एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है, जैसे कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। ये तब होते हैं जब फेशियल प्रोसेस प्रॉपरली फ्यूज नहीं हो पाते, जिससे अपर लिप या पैलेट में गैप रह जाता है। दूसरी कंडीशन है ब्रेकियल सिस्ट, जो फेरेंजियल एपरेटस के रेमिनेंट के कारण बनती है और नेक रीजन में स्वेलिंग के रूप में दिखाई देती है।